आपका एक बार फिर से संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, उसको आपने ध्यान से सुना होगा और ये समझने का प्रयास किया होगा कि यूपीएससी के द्वारा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सेक्शन को पीटी में क्यों रखा गया है, किस क्रम में रखा गया है, उसके पीछे क्या तर्क है और साथ में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित टॉपिक को थर्ड पेपर में क्यों रखा गया। हालांकि यह एक ऐसा विषय है या आप कह सकते हैं एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब जब तक आप टॉपिक को डिटेल में नहीं समझेंगे, यानी हर एक टॉपिक को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक शायद आपके पास इसका स्पष्ट उत्तर नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट वीडियो के माध्यम से मैंने यह समझाने का प्रयास किया था कि यदि यूपीएससी का यह कहना है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संबंध किसी खास विषय से नहीं है, यानी इसके लिए आपको स्पेशलाइज स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसके आधार पर हम लोगों ने यह निर्धारित किया या कहीं ना कहीं एक क्रम को समझने का प्रयास किया कि अगर हमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित सामान्य मुद्दों को समझना है तो पहले बेसिक लेवल पर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की समझ होनी चाहिए। यानी इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी टेक्निकल टर्म्स सामान्यतः जो न्यूज़पेपर या मैगजीन में यूज किए जाते हैं उनकी पहले से आपको समझ होनी चाहिए और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित टेक्निकल टर्म्स को ध्यान में रखकर आप कहीं ना कहीं अगर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए भूगोल की मौलिक समझ होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर आप विज्ञान की सहायता से इन्वायरमेंट को समझना चाहते हैं, यानी पर्यावरण का अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए विज्ञान की मौलिक समझ होनी चाहिए। तभी जाकर आप पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर अपनी एक बेहतर समझ रख पाएंगे, यानी उन मुद्दों का विश्लेषण करके आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे, जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आने वाले टॉपिक के एनालिसिस के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए अति आवश्यक है। हालांकि फर्स्ट वीडियो के माध्यम से मैंने ये समझाने का प्रयास किया था कि एग्जैक्टली इन्वायरमेंट है क्या, और आपने ये समझा होगा कि पर्यावरण की कोई एक परिभाषा नहीं है, बल्कि इसे लोग अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। और हमने जो पर्यावरण के संदर्भ में एक अपनी एक मौलिक समझ बनाई कि यह जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित एक ऐसा वातावरण होता है जिसका मानव एक महत्वपूर्ण घटक होता है। और इसलिए इन्वायरमेंट का अध्ययन मानव तीन प्रकार से करता है। मानव जो है इन्वायरमेंट की प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं को समझने के लिए नेचुरल, इकोनॉमिक और सोशल इन्वायरमेंट को इमेजिन करता है। हालांकि इन्वायरमेंट होते दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण, यानी सांस्कृतिक पर्यावरण। और आपने ये भी देखा था कि जब मानव हस्तक्षेप रहित वातावरण का अध्ययन करना होता है तो हमें प्राकृतिक पर्यावरण को अध्ययन के रूप में लेना पड़ता है। इसी प्रकार से जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है, संशोधन करता है या रूपांतरण करता है, तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका संबंध गांव और शहरों से। जब आप पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो पर्यावरण का अध्ययन करते समय यही प्रश्न उठता है कि हम पर्यावरण का अध्ययन क्यों करें। तो डिस्कशन के दौरान आपने ये समझा कि पर्यावरण का अध्ययन करते समय हमें यह विचार करना है कि पर्यावरण से मानव कैसे प्रभावित होता है और मानव पर्यावरण से कैसे प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण का अपना महत्व है। पर्यावरण जिस वातावरण में मानव रहता है वहाँ कहीं ना कहीं मानव का सर्वाइवल की उस वातावरण से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि मानव की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी वातावरण के से होती है। इसलिए पर्यावरण का जो अपना महत्व है उससे पहले हमें समझना है। फिर हमें यह भी विचार करना है कि मानव जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन या संशोधन करता है तो उससे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इस संदर्भ में हमें आज यह जानना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि आज कहीं ना कहीं मानव प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हुए, संसाधनों का दोहन करते हुए, वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में यहाँ तक जो है प्रकृति से दूर होता चला गया, जिससे आज प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है और वैश्विक स्तर पर जो पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि हो रही है वो जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहा है। आज जलवायु परिवर्तन ही एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विश्व के सभी देश
एक प्लेटफॉर्म पर आकर यह विचार करने का प्रयास करते हैं या कहीं ना कहीं यह सोचते हैं या मनन करते हैं, मंथन करते हैं कि आखिरकार हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कैसे कम करें। अब यानी आपने अंततः एक रूपरेखा तैयार कर ली होगी कि अगर हमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र विशेष के वातावरण का अध्ययन करना है तो एक ऐसे वातावरण को अध्ययन के रूप में लेना पड़ेगा या अध्ययन के क्षेत्र के रूप में लेना पड़ेगा जहां मानव समुदाय निवास करता हो। और पर्यावरण का अध्ययन करते समय हमें मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों को समझते हुए हमें अंततः यह विचार करना है कि हम कैसे सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब आज के वीडियो में हमें यह विचार करना है कि यूपीएससी के पाठ्यक्रम में इन्वायरमेंट के साथ इकोलॉजी क्यों दिया है और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में क्या लिंक है, दोनों वर्ड का आप यूज कब करेंगे। इसलिए डिस्कशन का जो पार्ट आप कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य है वह है कि आखिरकार हम इन्वायरमेंट का अगर अध्ययन करते हैं तो ऐसे में इन्वायरमेंट का अध्ययन करने के क्रम में यानी हाउ टू स्टडी इन्वायरमेंट विथ इकोलॉजिकल अप्रोच। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपको यह समझना है कि यह इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है। ये पारिस्थितिकी अप्रोच को हिंदी में कहते हैं उपागम क्या है और हम पारिस्थितिकी उपागम के द्वारा इन्वायरमेंट का अध्ययन कैसे करें या क्यों करें। तो ध्यान दीजिए, यदि हमें किसी भी वातावरण का या पर्यावरण का वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें पारिस्थितिकी उपागम पर आधारित संकल्पना को महत्व देना होगा। उपागम का मतलब होता है अध्ययन करने का एक तरीका। आप किस प्रकार से किसी सिचुएशन को समझने का प्रयास करते हैं, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है अप्रोच। यानी आपका अपना अप्रोच क्या होगा। और आप इस वीडियो के डिस्कशन का उद्देश्य भी है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को तैयार करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी और अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी और अप्रोच में जो बेसिक डिफरेंस है, अगर आप कोई एक पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो आपको एक तरीका खोजना पड़ेगा कि आखिर हम किस तरीका या किस मेथड से या किन विधियों को अपनाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो जहाँ कहीं पर भी यह वर्ड आपको मिले उपागम, तो इसका सेंस यही निकलता है कि आखिर किसी कार्य को करने का तरीका क्या होगा, अध्ययन करने का तरीका क्या होगा, किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होगा। दूसरा वर्ड जो है इकोलॉजी, लास्ट वीडियो के एंड में हमने इकोलॉजी के बारे में एक बेसिक हिंट दिया था कि कहीं पर भी यह वर्ड है इकोलॉजी, तो यह ध्यान रखना है कि जब हम कभी भी इकोलॉजिकल अप्रोच पर यानी पारिस्थितिकी उपागम पर आधारित अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले घटकों की पहचान करते हैं और घटकों की पहचान करने के बाद हम यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि घटक किस प्रकार से आपस में अंतर संबंधित हैं, यानी उनके अंतर संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। फिर यह देखते हैं कि आखिर वो घटक आपस में अंतर संबंधित होकर किस प्रकार से अंतः क्रियाएं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप नेचुरल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक या सोशल इन्वायरमेंट का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं, तार्किक अध्ययन करना चाहते हैं और अध्ययन करके आप किसी निष्कर्ष पर आना चाहते हैं जिससे कि आप किसी भी पॉलिसी को बनाते समय कहीं ना कहीं एक ऐसी पॉलिसी का निर्धारण कर सकें जिससे कि वह तार्किक हो और उसे इम्प्लीमेंट करने में कहीं कोई समस्या ना हो, यानी उसे इम्प्लीमेंट करने पर जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने में हमें कम से कम बाधाओं का सामना करना पड़े। तो उसके लिए हमें इकोलॉजिकल अप्रोच को महत्व देना चाहिए और इकोलॉजिकल अप्रोच को अपने दिमाग में बैठाने का कोशिश कीजिएगा। आगे हमें ये समझना है कि आखिरकार ये घटकों की पहचान, उसके अंतर संबंधों को और उसकी अंतःक्रियाओं को कैसे समझेंगे। जो घटक होते हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट के या किसी भी आप कह सकते हैं वातावरण के संगठन को निर्धारित करेंगे, कंपोजिशन को। जैसे आपको परिवार का वैज्ञानिक अध्ययन करना, इकोलॉजिकल अप्रोच पर आधारित अध्ययन करना है तो परिवार को आप अगर मान लेते हैं
कि परिवार के पारिस्थितिकी उपागम पर आधारित अध्ययन करने के लिए आपको सबसे पहले परिवार के घटकों यानी सदस्यों की पहचान करनी होगी। तो परिवार के लिए घटक की जगह क्या हो जाएंगे? सदस्य। और जब परिवार के सदस्यों की पहचान कर लिए तो फिर ये देखना होगा कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो आपस में किस प्रकार से अंतर संबंधित हो गए। तो हो गए परिवार की क्या होगी? संरचना। और अगर आप संरचना को समझ गए तब तीसरा प्रश्न आएगा कि जो परिवार के सदस्य हैं वो आपस में अंतर संबंधित होकर किस प्रकार इंटरैक्शन कर रहे हैं, किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो हो गए परिवार की क्रियाशीलता, फंक्शन। तो ध्यान रखिए कि यदि आप पारिस्थितिकी उपागम पर आधारित अध्ययन के द्वारा किसी भी पर्यावरण को समझना चाहते हैं, पर्यावरण का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं, तो पहले घटकों की पहचान करनी आवश्यक हो जाती है और फिर उसके अंतर संबंधों को समझकर अंततः अध्ययन का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आखिर जो घटक हैं वो अंतर संबंधित होकर किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इकोलॉजिकल अप्रोच पर आधारित अगर हम अध्ययन करें तो। अब देखिए, अगर हम इस वर्ड को आगे अप्लाई करते हुए अपने टॉपिक की सहायता से अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट के साथ इकोलॉजी लगा हुआ है। ये अलग बात है कि जब आप किसी भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यानी किसी भी वातावरण में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आप इन्वायरमेंट का ही अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप किसी समाज की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर भी आप सोशल इन्वायरमेंट का ही अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जब आप विषय का अध्ययन करते हैं तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं वह इन्वायरमेंट का अध्ययन करते समय नेचुरल इन्वायरमेंट के अध्ययन को पहले महत्व देते हैं। और इकोनॉमिक और सोशल इन्वायरमेंट की जहाँ तक बात है तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए अलग से विचार किया जाता है, सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए अलग से विचार किया जाता है। तो जो अर्थशास्त्री होते हैं, जो समाजशास्त्री होते हैं, उनसे इन्वायरमेंटलिस्ट कैसे अलग है? तो इन्वायरमेंटलिस्ट जब किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले मानव समुदाय का अध्ययन करता है तो वह पहले प्राकृतिक पर्यावरण के अध्ययन को महत्व देता है, फिर उसके बाद वो वहाँ की आर्थिक विशेषताओं के साथ वहाँ रहने वाले मानव समुदाय की जीवन शैली को समझते हुए यह जानने का प्रयास करता है कि किस प्रकार मानव पर्यावरण को और पर्यावरण मानव को प्रभावित कर रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं आप जब इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो अपने अध्ययन के केंद्र बिंदु में किसको रखेंगे? नेचुरल इन्वायरमेंट को रखेंगे। और नेचुरल इन्वायरमेंट को समझने के लिए यानी किसी भी पर्यावरण की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए आपको सबसे पहले किसके अप्रोच को महत्व देना है? इकोलॉजिकल अप्रोच को। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी दिया हुआ है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को समझना है। तो देखिए, अब यहाँ पर आए तो इकोलॉजी का अगर आप शाब्दिक अर्थ समझ गए तो अगर कोई आपसे पूछे कि इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं तो इसको आप कह सकते हैं इकोलॉजी सिचुएशन भी कह सकते हैं। सिचुएशन की जगह कह सकते हैं परिस्थिति, कैसी परिस्थिति है, ये बोलचाल की भाषा में। इकोलॉजी का मतलब जैसे इकोलॉजी वर्ड आया तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? यह निर्धारित करना होगा कहाँ की इकोलॉजी। जब आप कहाँ की इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, कहाँ की परिस्थिति की बात कर रहे हैं, तो आप भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में इन्वायरमेंट का इकोलॉजिकल स्टडी करना चाह रहे हैं। तो कहेंगे इकोलॉजिकल स्टडी करने के लिए क्या करना होगा? तो इकोलॉजिकल स्टडी करने के लिए आपको वहाँ के सिस्टम, तंत्र को समझना होगा। तंत्र को बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं व्यवस्था। कहते हैं यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ का सिस्टम बेहतर है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये ऑर्गन सिस्टम है। इस प्रकार के जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो सिस्टम अप्रोच, ये अगर आप देखा जाए तो जिनका भूगोल वैकल्पिक विषय होता है वह इस सिस्टम, तंत्र की संकल्पना पर आधारित तंत्र उपागम यानी कह सकते हैं सिस्टम अप्रोच पर आधारित सामान्य तंत्र सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, जनरल सिस्टम थ्योरी का अध्ययन करते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि ये सामान्य तंत्र सिद्धांत बेसिकली क्या है? तो ध्यान दीजिए,
शिकागो में एक वैज्ञानिक थे, शिकागो में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हो रहा था, संगोष्ठी हो रहा था। वहाँ लुडविग वॉन बॉटनलॉफी एक जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने सामान्य तंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा कि यदि हम चाहते हैं कि विज्ञान का हमारे डे टू डे लाइफ में कोई उपयोगिता हो, तो विज्ञान के विषयों का समग्रता के साथ अध्ययन करना चाहिए, इंटीग्रेटेड स्टडी करना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रूप में बांट कर स्पेशलाइज स्टडी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे इंटीग्रेट करके हमें एक इंटीग्रेटेड वे में सिस्टम अप्रोच पर आधारित अध्ययन को महत्व देना चाहिए। तभी हम किसी निष्कर्ष पर आ सकते हैं। इसीलिए देखिए कि आपके यूपीएससी के पाठ्यक्रम में जब आप पीटी का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है। और सोचिए, अगर यह जो है, जो मैं कह रहा हूँ, यह कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लुडविग वॉन बॉटनलॉफी ने सामान्य तंत्र सिद्धांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया। जब उन्होंने यह सिद्धांत दिया तो ज्योग्राफर ने कहा कि हम तो इकोलॉजिकल अप्रोच पर आधारित अध्ययन पहले से करते आ रहे हैं, यानी पहले से ही हम सिस्टम अप्रोच, जिसे यहाँ सिस्टम अप्रोच का नाम दिया जा रहा है, इसी अप्रोच पर आधारित अध्ययन के द्वारा इन्वायरमेंट को समझने का प्रयास करते आ रहे हैं। तो भूगोलवेताओं ने ये कहा कि तंत्र उपागम हमारे लिए, तंत्र उपागम पर आधारित अध्ययन कोई नई बात नहीं है। तो अब सोचिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप ये सिस्टम वर्ड यूज करते हैं तो सेम वर्ड रिपीट होगा। सिस्टम जो होता है उसके लिए अगर संक्षेप में कहा जाए तो यह एक प्रकार की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब देखिए, अगर आपको सही मायने में विषय वस्तु का वैज्ञानिक विश्लेषण करना है, अपनी समझ को विकसित करनी है, तो थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, पेशेंस रखते हुए जब आप पढ़ें तो जो वर्ड आए उसके मीनिंग को समझने का कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ अगर लिखा रहे कि तंत्र का संबंध संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई से, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से, तो जैसे इस दो वर्ड की बात करेंगे तो इस वर्ड को अगर इलैबोरेट करेंगे तो कहेंगे सिस्टम जो होता है, इस सिस्टम के भी घटक होते हैं। इन घटकों की, यानी घटकों की अपनी एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। संरचना का मतलब घटक किस प्रकार से अंतर संबंधित है, और उसके बाद इस सिस्टम की अपनी एक क्रियाशीलता होती है। तो अगर आप मान लीजिए आप कहते हैं हमें पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन करना है, तो जैसे सिस्टम वर्ड आएगा तो कहेंगे आप कहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन करना चाह रहे हैं। जहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन करना चाह रहे हैं, पहले आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के घटक कौन कौन से। फिर ये देखिए कि वह घटक आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, अंतर संबंध उनमें क्या है, और वह किस प्रकार से अंतः क्रिया करके सिस्टम को चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशल सिस्टम, ये वर्ड कहीं पर भी यूज हो सकता है, क्योंकि जीव वैज्ञानिक लुडविग वॉन बॉटनलॉफी ने जिस सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसे बाद में सामाजिक विज्ञान के जानकारों ने भी अपना लिया। उन्हें लगा कि अगर हम इस तंत्र उपागम पर आधारित अध्ययन के द्वारा विषय वस्तु का वैज्ञानिक या तार्किक विश्लेषण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में सामाजिक विज्ञान के विषयों का महत्व या उपयोगिता कम होती जाएगी और विज्ञान जो हावी होता जाएगा। इसलिए सामाजिक विज्ञान के जानकारों ने भी कहा कि हमें इस अप्रोच को अपना लेना चाहिए, क्योंकि विषय वस्तु तो वही है, केवल अध्ययन करने का तरीका हमें बदलना है। क्योंकि विषय वस्तु क्या हो सकता है, या तो प्राकृतिक हो सकता है, या विषय वस्तु का अध्ययन का क्षेत्र क्या हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, या समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं हो सकती हैं, और इन तीनों पर आधारित वहाँ का एक सिस्टम, यानी वहाँ का एक पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो ऐसा कह के कहीं ना कहीं केवल इस तंत्र उपागम का संबंध किससे नहीं रह गया, विज्ञान के विषयों तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि विज्ञान के विषयों के बाहर भी इस उपागम पर आधारित लोग अध्ययन करने लगे। लेकिन अंतर बस इतना ही है कि भूगोल जैसे वैकल्पिक विषय में तंत्र उपागम, सामान्य तंत्र सिद्धांत जैसे टॉपिक का लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं, और अन्य विषयों में इस टॉपिक को हिडन कर दिया गया। इस टॉपिक का महत्व नहीं है, लेकिन इस टॉपिक आप कह सकते हैं या सामान्य तंत्र सिद्धांत कह सकते हैं, इस पर आधारित अध्ययन को महत्व देते हैं। तो जब आप एक बार इकोसिस्टम को समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपने सब्जेक्ट से
डेविएट नहीं कर सकते हैं। इकोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा हम किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट का अध्ययन कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इकोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट का अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कहेंगे हमें तंत्र उपागम पर आधारित अध्ययन को महत्व देना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि तंत्र उपागम पर आधारित अध्ययन को महत्व देना चाहिए, ये बात तो कह रहे हैं, समझ में आ गया, लेकिन तंत्र किसे कहते हैं, तंत्र पर आधारित अध्ययन करने का तरीका क्या होगा? कहेंगे तंत्र का घटक होते हैं, घटकों की अपनी संरचना होती है, यानी वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं, वो आपस में अंतर संबंधित होकर क्रियाशीलता करते हैं। इसका मतलब कि किसी भी इन्वायरमेंट के इकोलॉजी को समझने के लिए हमें वहाँ के सिस्टम को समझना होगा, और वहाँ के सिस्टम को समझने के लिए हमें किसका अध्ययन करना होगा? इको सिस्टम का अध्ययन करना होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना होगा। अब ध्यान दीजिए कैसे शब्दों को जोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब दो वर्ड का मतलब आप समझ गए, इकोलॉजी और सिस्टम। इकोलॉजी और सिस्टम दोनों को अगर आप साथ में लाएंगे तो इन्वायरमेंट के साथ इकोलॉजी लगा है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और इन्वायरमेंट किससे बना है? जैविक और अजैविक घटकों से बना है। तो कहेंगे जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित अगर हमें वातावरण का अध्ययन करना है, उसकी इकोलॉजी को समझना है, तो एक बात समझ में आ गई, घटक कौन से होंगे? जैविक और अजैविक घटक। तो इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जैविक और अजैविक घटकों के, जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को इकोसिस्टम कहते हैं। तो सोचिए, अब यहाँ अगर आपसे कोई कहे कि इकोसिस्टम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ मिल गया ना कि जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को इकोसिस्टम कहते हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित अगर हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को इकोसिस्टम कहते हैं, तो यहाँ दो वर्ड आ गए, जैविक और अजैविक घटक। तो पहले घटक की बात करें, फिर उसके बाद जैविक और अजैविक की बात करें। तो सोचिए, जीव और जैविक घटक में अंतर है। जब आप अगर कहा जाए, जैसे आप अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं तो एक वर्ड मैथ्स में यूज करते हैं, इकाई, यूनिट। जब इकोलॉजिकल अप्रोच पर आधारित अध्ययन किया जाता है या किसी भी पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है तो उस समय वर्ड यूज करते हैं घटक, कंपोनेंट। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या समझना है कि अगर जैसे किसी भी आप सिस्टम को, ऑब्जेक्ट को तोड़ते हुए आप उसके इकाई पर ले आते हैं, उसके बाद अगर उसे तोड़ते हैं तो वो फ्रैक्शन हो जाता है, जिससे उस ऑब्जेक्ट का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे कोई पदार्थ है तो उसकी इकाई क्या हो गया? एटम हो गया। अब एटम को तोड़ देंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में, तो उसका क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। इसी प्रकार से जो जीव होता है उसकी जगह पर यहाँ वर्ड यूज किया है जैविक घटक। तो आप समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सभी जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को इकोसिस्टम कहेंगे? तो अब इस लाइन को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। और एक बायोलॉजिस्ट थे, जीव वैज्ञानिक थे, ओडम। उन्होंने जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित सिस्टम को समझाने के लिए एक स्पेक्ट्रम तैयार किया था, जिसे बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का शाब्दिक अर्थ ही होता है एक क्रम में व्यवस्था। आप कह सकते हैं सिस्टम का मतलब क्या हो गया? एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट या क्रम में व्यवस्था। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसी तरह है बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। तो आप किसी भी अगर तथ्य को या इंफॉर्मेशन को एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उस व्यवस्था के लिए स्पेक्ट्रम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, ओडम ने कहा कि एक तरफ जैविक घटक है, अजैविक घटक है, अबायोटिक कंपोनेंट है। जब ये दोनों आपस में अंतर संबंधित होकर किसी भी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे।
तो अब प्रश्न उठता है कि अगर हम इकोसिस्टम के शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो इकोसिस्टम का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। लेकिन हम इसके शाब्दिक अर्थ के को ही केवल इकोसिस्टम को परिभाषित करने का आधार बना लेंगे तो हो सकता है कि कई ऐसे जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से, यानी इनके मिलने से सिस्टम बने जिसे इकोसिस्टम का नाम ना दें। तो देखिए, अब यहाँ समझिएगा कि ओडम क्या कहते हैं कि जीन एक जैविक घटक है। अब यहाँ क्या समझना है कि अब जैविक घटक का मतलब क्या है? तो ऐसा कोई भी कंपोनेंट, इकाई, जो स्वयं पदार्थों का संश्लेषण करता हो। मैं जीव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जैविक घटक की बात कर रहा हूँ कि ऐसा कोई भी घटक या इकाई जो स्वयं पदार्थों का संश्लेषण करता हो उसे जैविक घटक कह सकते। तो आप अगर बायोलॉजी की मौलिक समझ रखते हैं तो यह जानते होंगे कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। और डीएनए की क्रियात्मक इकाई को जीन इसलिए कहते हैं कि डीएनए क्या करता है? तो डीएनए आरएनए बनाता है, और आरएनए क्या करता है? आरएनए कहीं ना कहीं प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो जीन जो है, अगर कहा जाए तो डीएनए आरएनए को जब बनाता है तो कहीं ना कहीं जहाँ यहाँ अबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया? अमीनो अम्ल, और इन्हीं अमीनो अम्ल को जोड़कर वो क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और आप बायोलॉजी का जब अध्ययन करेंगे या किए होंगे तो आप ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन बनता है, इसी प्रोटीन के कारण जो है हम सोचते हैं, हम दिखते हैं, हम करते हैं। यानी प्रोटीन क्या करता है? हमारे जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो भी बॉडी का प्रोसेस होता है, उसको निर्धारित करता है। ये बायोलॉजी साइंस की बात होगी, तो मैं यहाँ साइंस नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसीलिए मैंने आपको हिंट दिया था कि अगर आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का अध्ययन करना चाहते हैं तो पहले अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या भूगोल की मौलिक समझ है, क्या विज्ञान की मौलिक समझ है? नहीं है तो पहले आप उन दोनों विषयों को तैयार कीजिए, फिर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में सोचिए। इससे क्या होगा कि कम से कम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को ना केवल आप आसानी से बेहतर ढंग से तैयार कर पाएंगे, बल्कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को तैयार करते समय आप अपने भूगोल और विज्ञान को रिवाइज करके उसमें भी अपनी स्थिति बेहतर कर पाएंगे। इसलिए यह जो एक आपको हिंट दे रहे हैं कि अगर जीन अमीनो अम्ल को जोड़कर प्रोटीन का संश्लेषण करता है तो ऐसे जीन से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को आनुवांशिक तंत्र कहते हैं। तो आनुवांशिक तंत्र, जेनेटिक सिस्टम, भी तो एक प्रकार का सिस्टम है, और यह सिस्टम किससे बना है? जैविक और अजैविक घटक से। लेकिन इसे तो हम इकोसिस्टम नहीं कहेंगे क्योंकि आनुवांशिक तंत्र है। अब देखिए, इसी प्रकार कोशिका, सेल की अगर हम बात करें तो कोशिका की अगर हम बात करें तो एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार कोशिकाएं होती हैं। यानी ये भी क्या करते हैं? इनमें भी स्वयं पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, इनमें भी रेप्लिकेशन होता है। और कोशिकाएं जो हैं वो अजैविक घटकों को यानी पदार्थों को जोड़कर संश्लेषण करके नई कोशिकाएं बनाती हैं, और ऐसे करके जो कोशिकाओं का समूह बनता है उसे कोशिका तंत्र या लोग उसे उत्तक कहते हैं। अब सोचिए, ऐसे ही कई कोशिकाओं के समूह कोशिका तंत्र मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जो है अगर एक जैविक घटक है तो ये अजैविक घटकों से मिलकर जो सिस्टम बनाता है उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ऑर्गन सिस्टम भी तो जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से ही बना हुआ एक सिस्टम है, लेकिन इसे कहाँ हम इकोसिस्टम कह रहे हैं। इसी प्रकार ऑर्गन सिस्टम, सभी ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर ही एक जीव की उत्पत्ति होती है। तो सोचिए, आप अपने आप को मान लीजिए, आप अपने आप को अगर किसी आसपास के वातावरण से अंतर संबंधित करके जो देख रहे हैं, अपने अलावा किसी और जीव के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम आसपास के वातावरण से अंतर संबंधित होकर अंतः क्रिया कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन किसी भी अन्य जैविक घटक से आपका कोई संबंध नहीं है, तो वो इकोसिस्टम नहीं होगा। बल्कि अगर एक जीव अगर आसपास के वातावरण से अंतर संबंधित होकर अंतः क्रिया कर रहा है तो उसे जैविक तंत्र कहते हैं। आप सोचिए, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे आइएगा तो
जो जैविक घटक की बात करें तो वह है जनसंख्या। अब यहाँ क्या समझना है कि जनसंख्या, तो अगर आप विज्ञान की भाषा में, इकोलॉजी इन्वायरमेंट की लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछे जनसंख्या किसे कहते हैं, तो एक ही प्रजाति के समूह को, एक ही प्रजाति के समूह को जनसंख्या कहते हैं। जैसे होमो सेपियंस सेपियंस की बात करें तो हम लोग एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, सेपियंस से, और हम एक जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे अलावा अन्य प्रजातियों को शामिल कर दिया जाए तो वो जनसंख्या नहीं कहलाएगा। तो सोचिए, मानव समुदाय होमो सेपियंस सेपियंस अगर किसी क्षेत्र में रहता है और वो सिर्फ अपने आसपास के अजैविक घटक, तो बोलेंगे कौन, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन तीनों के साथ अंतर संबंधित होकर अंतःक्रिया करें। बोले स्थल मंडल क्या हुआ, तो उसी स्थल मंडल पर वो रह रहा है, जलमंडल से पानी ले रहा है, वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो क्या पानी पीकर, सांस लेकर और किसी एक स्थान पर रहकर आप जीवित रह सकते, तो कहेंगे नहीं रह सकते हैं। इसलिए एक ही प्रजाति के समूह जब अपने आसपास के वातावरण से अंतर संबंधित होकर अंतःक्रिया करते हैं तो उसे जनसंख्या तंत्र कहते हैं। जनसंख्या तंत्र इकोसिस्टम नहीं होता है। अब यहाँ समझिएगा कि ओडम ने बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया कि जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर अंतर संबंधित होकर अगर कोई सिस्टम बनाते हैं तो वो सभी सिस्टम इकोसिस्टम नहीं हो सकता है, बल्कि जैविक समुदाय, जैविक समुदाय, ये ध्यान रखिएगा। जैविक समुदाय का की जहाँ तक बात है, तो जब एक ही प्रजाति के समूह को जनसंख्या कहते हैं तो एक से अधिक प्रजातियों के समूह को जैविक समुदाय कहते हैं। जैविक समुदाय जब अपने आसपास के वातावरण से अंतर संबंधित होकर अंतःक्रिया करता है तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब यह आपके लिए क्या इससे स्पष्ट हुआ? ओडम के बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के साथ कहीं ना कहीं आप यह समझ गए होंगे कि जैविक और अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतर संबंधित करके जो सिस्टम बनाते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार का होता है। उनमें से एक इकोसिस्टम है जिसका संबंध जैविक समुदाय और अजैविक वातावरण से, कि अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई से। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये बताइए कि इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक डेफिनेशन क्या मिला, जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को इकोसिस्टम कहते हैं। ये क्या है, इकोसिस्टम का लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है। तो अगर कोई अगला उसके आगे एक वर्ड लगा दिया, क्या सभी जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को इकोसिस्टम कहेंगे, तो कहेंगे नहीं, बल्कि जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को इकोसिस्टम कहेंगे। यानी इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम आप कह सकते हैं यह भी एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसके घटक होते हैं, उसकी अपनी संगठन होती है, उसकी अपनी संरचना होती है, उसकी अपनी क्रियाशीलता होती है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि अजैविक घटक का यहाँ मतलब क्या है? तो जिसे भूगोल की समझ होगी वो, या जिसे जो एक आम आदमी भी जो ऑब्जर्वेटिव होगा तो कहेगा स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल ये अजैविक घटक हैं। और अगला प्रश्न उठता है जैविक समुदाय, तो जिसे जीव विज्ञान की समझ होगी और जीव विज्ञान का अध्ययन करते समय उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया होगा, तो वो कहेगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर कि जैविक समुदाय के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीव, आम आदमी बोलेगा सूक्ष्म जीव, और जीव विज्ञान के जानकारी रखने वाला कहेगा कि मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद फंजाई होता है, उसके बाद प्लांट किंगडम होता है, प्लांट किंगडम में भी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस प्रकार के अलग अलग समूह होते हैं।
एनिमल किंगडम होता है, यानी सूक्ष्म जीव, पादप समुदाय और जंतु समुदाय, इन सबको किस में रखेंगे? जैविक समुदाय में। तो आप सोचिए कि अगर आप इधर से जीन, कोशिका, अंग, अंगतंत्र से होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं आप किस विषय का अध्ययन कर रहे हैं? बायोलॉजी का। साइंस के द्वारा आप यहाँ तक पहुँचेंगे। और जब आप अजैविक घटकों का अध्ययन करते हैं, और अजैविक घटकों का अध्ययन करते समय यहाँ पर जब आप यहाँ अमीनो अम्ल, प्रोटीन, ये सब पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप किस विषय का अध्ययन साथ में साइंस के कर रहे हैं? साथ में आप केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, साथ साथ चल रहा है। और ये कैसे फंक्शन कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स हमेशा साथ में रहता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पहुँच गए, जीव की बात इस जगह पे है, तो यहाँ से ज्योग्राफी आ जाएगा, यानी स्थल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो यहाँ से आप किसका अध्ययन कर रहे हैं? ज्योग्राफी में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का। तो सोचिए, आप इस बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के द्वारा समझ सकते हैं कि सामान्य अध्ययन की तैयारी करते समय किस प्रकार एक विषय दूसरे विषय से अंतर संबंधित है। तो जीव विज्ञान का अपना महत्व है, उसकी समझ आपके पास नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जब अध्ययन करेंगे, तो आप जहाँ पर जैविक समुदाय की बात आएगी और उस जैविक समुदाय के स्पीशीज की या जीवों की बात की जाएगी, वहाँ आपको ये विषय कठिन लगने लगेगा। अगर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स की बेसिक समझ नहीं होगी, आपको अमीनो अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण, अमीनो अम्ल का स्ट्रक्चर नहीं जानना है, आपको पता होना चाहिए प्रोटीन का फंक्शन क्या है, अगर आपको ये सब समझ नहीं होगी तो आप आगे जाएंगे, उलझ जाएंगे। इसीलिए यूपीएससी ने कहा कि आपको इसके लिए स्पेशलाइज स्टडी नहीं करनी है। ये नहीं कि इसको एक विषय मानकर पढ़ना शुरू कर दिए, बल्कि इसके लिए पहले जो प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो विषय दिए गए हैं उनको तैयार कीजिए। उनको तैयार करते समय आप अपनी समझ को इस प्रकार बनाइए, फंडामेंटली इतना करेक्ट रहिए जिससे कि उनकी सहायता से आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को समझ पाइए। तो हालांकि ये बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम से आपको एक अप्रोच मिल रहा होगा, अध्ययन करने का तरीका मिल रहा होगा कि कैसे आप अध्ययन करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। अध्ययन करते हुए जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार इकोसिस्टम में ये जो जैविक समुदाय अजैविक वातावरण से कैसे अंतर संबंधित होते हैं। तो एक आम आदमी को अगर दिखाना हो, फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला, तो ये एक ऐसा व्यक्ति जो इमेजिन नहीं कर पाता है, जिसमें आप कह सकते हैं इमेजिनेशन पावर थोड़ा कम होता है, वो नेचर के प्रति कम सेंसिटिव है। तो जो नेचर के प्रति कम सेंसिटिव होगा वो उसको ये डायग्राम देखकर समझ में आ जाएगा। हाँ, जो नेचर के प्रति अधिक सेंसिटिव होगा वो कहीं ना कहीं वो अपने आप समझ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो उसका ऑब्जर्वेशन या इस चीज़ को वो सेंस करता होगा। कि मान लीजिए कि आप फ्लावर देख रहे हैं, तो फ्लावर जो है यह एक जैविक समुदाय में अगर इसकी बात करें तो ये पादप समुदाय हो गया। कैटरपिलर देख रहे हैं, फ्रॉग देख रहे हैं, स्नेक देख रहे हैं, ऑल देख रहे हैं, तो क्या है, एक ही प्रजाति नहीं है बल्कि एक से अधिक प्रजातियों के समूह को देख रहे हैं। और जो ये एक से अधिक प्रजाति के जो समूह देख रहे हैं ये सब आपस में अंतर संबंधित है। यह है जैविक समुदाय। और इस जैविक समुदाय के साथ जो आप ये देख रहे हैं तो इनका अंतर संबंध किससे है? वायुमंडल से है। इनका अंतर संबंध किससे है? स्थल मंडल से है। तो इसका मतलब यह जो आप खाद्य श्रृंखला जो चेन बन रहा है, इसको खाद्य श्रृंखला भी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसी चेन के द्वारा ये जितने भी स्पीशीज हैं उनको भोजन मिल रहा है। और भोजन बनाने का काम कौन कर रहा है? ये प्रोड्यूसर कर रहा है। तो अब एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि जैविक समुदाय किसे कहते हैं। और जैविक समुदाय अगर आप किसी वातावरण में देख रहे हैं तो जो व्यक्ति इकोलॉजिकल अप्रोच पर आधारित अध्ययन करेगा वह उसके अध्ययन करने का, सोचने का तरीका अलग होगा। वो तुरंत कहेगा कि यह एक स्थल मंडल है। कहाँ है? तो एक स्थल है। और वह ये क्या है? तो विभिन्न प्रजातियों के समूह जैविक समुदाय हैं। और वह अपने साइंस को अप्लाई करके कहेगा कि इसमें ये पादप समुदाय से बिलोंग करते हैं, ये सभी जंतु समुदाय से हैं, और वायुमंडल, स्थल मंडल, ये सभी क्या अजैविक घटक हैं। और उसके बाद अगर आप इन्हीं को
इन पर अगर आप विचार करते हुए आगे बढ़ें तो प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार इससे कुछ कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का अपना क्या होगा, एक संगठन होगा, कंपोजिशन, उसकी अपनी क्या होगी, एक स्ट्रक्चर होगी। इन दोनों में पहले किसको समझना आवश्यक होगा, घटक संगठन को, क्योंकि जब तक हम इकोसिस्टम के कंपोजिशन को नहीं समझेंगे तब तक ये कैसे समझ पाएंगे कि वो घटक आपस में अंतर संबंधित कैसे, स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि पहले हमें संगठन को समझने के लिए घटकों की पहचान करनी होगी। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो घटक होता है, जिस घटक का होना आवश्यक है, वह है उत्पादक, प्रोड्यूसर। क्योंकि जब तक प्रोड्यूसर नहीं होगा तब तक सिस्टम बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर से ही भोजन की प्राप्ति होती है प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राइमरी कंज्यूमर को। इस प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन की प्राप्ति होती है द्वितीयक उपभोक्ता को, अब ध्यान दीजिए, अगर हम प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता यानी यह कौन है, पादप समुदाय। यह कौन होगा, तो शाकाहारी। यह कौन है, तो मांसाहारी। अब सोचिए, इस उत्पादक को पोषक तत्वों की प्राप्ति मृदा से होती है, यहीं से इस उत्पादक को जल एवं पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। अगर इस उत्पादक को जल एवं पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होगी तो ये भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस उत्पादक को वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है, इस उत्पादक को सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि सूर्य से अगर इसको प्रकाश नहीं मिलेगा, सौर ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, तो भी ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, आज के डिस्कशन के द्वारा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्यों यूपीएससी ने कहा कि इन्वायरमेंट को समझने के लिए इकोलॉजी को जानो और साथ में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों, सामान्य मुद्दों को समझने के लिए किसी एक विषय का अध्ययन मत करो, इसे सब्जेक्ट नहीं मानो, बल्कि विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों की मौलिक समझ रखिए। वही आपको यहाँ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वर्ड जैसे आएगा तो आप स्कूल टाइम से पढ़ते होंगे, हालांकि आप ये सब भी पहले से पढ़ते होंगे, लेकिन अंतर है यहाँ जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आपको कहीं ना कहीं सेंसिटिव होकर आपको इसको समझना है कि ये आखिर हम इन्वायरमेंट का अध्ययन करने के लिए इकोलॉजिकल अप्रोच को क्यों महत्व दें, और इकोलॉजिकल अप्रोच पर आधारित अध्ययन करते समय हम इकोसिस्टम का अध्ययन क्यों करें। और अभी आपने देखा कि जैविक समुदाय किस प्रकार इकोसिस्टम बनाता है, उसको पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अगर अब यह इस डायग्राम से एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि इस उत्पादक का वायुमंडल से, इस उत्पादक का जलमंडल से या स्थल मंडल से अंतर संबंध है, और ये जो भोजन तैयार करता है इससे इसको भोजन की प्राप्ति होती है, यहाँ भोजन की प्राप्ति होती है, एक चेन बन गया। अब जो पोषक तत्व यहाँ उपलब्ध कराते हैं, जो मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव रहते हैं, उन्हें लोग अपघटक भी कहते हैं, डिकम्पोजर्स। अपघटक इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये डिकम्पोजर्स ना हो तो जो इनके मरने पर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको ये डिकम्पोज करते हैं, और उनके डिकम्पोज होने के बाद ही जो पोषक तत्व होते हैं वो उत्पादक को प्राप्त होता है। अब सोचिए, अगर हम इनकी बात करें अन्य जीव जंतुओं की, तो जीव जंतुओं की बात करें तो इनमें इनको वायुमंडल से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, तो ये वायुमंडल में कहीं ना कहीं वापस क्या भेजते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब प्रश्न आपका ये उठेगा कि क्या इकोसिस्टम का मानव एक महत्वपूर्ण घटक नहीं होता है। तो कहेंगे मानव तो इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण घटक है, मानव को ही तो केंद्र बिंदु में रखकर हमें पर्यावरण का अध्ययन करना है। तो आखिर
मानव कहाँ पर है। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि पहले मानव जो था वो मांसाहारी था, और आज के समय ये मानव समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं मांसाहारी होने की बजाय अब ये सर्वाहारी हो गया है, ओमनिवोर। अब सोचिए कि मानव का पोजीशन कहाँ पर है, इस सर्वाहारी इस जगह पर अगर मानव का पोजीशन है, तो अब ये सब क्वेश्चन का आंसर खोजना है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे मानव मांसाहारी की जगह सर्वाहारी हो गया, और आज ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि यह सर्वाहारी मानव जो मांसाहारी भोजन को अधिक महत्व देता है, उसको ये कहा जा रहा है कि शाकाहारी भोजन को हमें अधिक से अधिक महत्व प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जो सर्वाहारी मानव मांसाहारी भोजन करने वाला है उसको शाकाहारी बनने की बात क्यों की जा रही है। तो यह एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर खोजना है। मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि मैं इकोसिस्टम को नहीं बता रहा हूं, ये फर्स्ट स्टेप है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बेसिक्स को कैसे आप समझेंगे, जो फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बेसिक को समझने के लिए जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनकी समझ होनी चाहिए। तो आप मेरे से कहते हैं ना कि भाई कैसे समझ होनी चाहिए, तो वह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो इससे एक आप अप्रोच डेवलप करेंगे, उस अप्रोच के साथ जो तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसे ही आधार बनाते हुए आगे आपको हर एक प्रश्न पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण करना है, उसके महत्व को समझना है। तो यहाँ जो अभी इस डायग्राम को बनाने का उद्देश्य था, उसके द्वारा आपको कहीं ना कहीं यह समझना था कि जो ओडम ने बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के द्वारा इकोसिस्टम को परिभाषित किया, उसके अनुसार इकोसिस्टम क्या है। तो यह एक इकोसिस्टम है, यानी जैविक समुदाय और अजैविक वातावरण के अंतर संबंधों से निर्मित एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ध्यान रखिएगा, एक यूनिट है। अब यहाँ समझिएगा कि अगर यह एक यूनिट है तो इस यूनिट को हम अगर देख रहे हैं, तो अब यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जैविक घटक समुदाय में कौन कौन से हैं। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक घटक में कौन से हैं, तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और साथ में सूर्य से जो ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, यह एक अलग घटक है। तो जैविक घटक, अजैविक घटक प्लस एनर्जी, ये इकोसिस्टम के संगठन के लिए, यानी किसी इकोसिस्टम के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है। इनसे ही इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो इकोसिस्टम है, आपने दिखा दिया कि भाई स्थल मंडल है, तो उसी प्रकार से जैसे भी आपने एक इकोसिस्टम देखा, वैसे ये भी एक जल मंडल है, यहाँ स्थल मंडल है। अब आप किसके प्रति सेंसिटिव हो गए, अब आप सेंसिटिव हो गए इस एक्वेटिक रीजन के प्रति। तो यहाँ हैबिटेट क्या हो गया, जल मंडल, इसलिए ये इकोसिस्टम कैसा हो जाएगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो हैबिटेट के आधार पर इकोसिस्टम, आवास के आधार पर इकोसिस्टम दो प्रकार के हो गए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पर जो सूर्य है उससे इस एक्वेटिक यानी इस एक्वेटिक रीजन को या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को सूर्य प्रकाश प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूक्ष्म जीव हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, उसके बाद प्लवक। प्लवक ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक फूड चेन बनाते हैं, जिससे पानी के अंदर भी एक सिस्टम होता है कि कोई जैविक समुदाय। तो पानी में रहने वाले, जल मंडल में रहने वाले जैविक समुदाय जब अजैविक वातावरण से अंतर संबंधित होकर अंतर क्रिया करते हैं, तो उस प्रकार के इकोसिस्टम को हम एक्वेटिक सिस्टम कहेंगे। अब इस आधार पर अगर आप देखें तो यहाँ से अगला वर्ड आ रहा है, ये बायोम। बायोम जो वर्ड आ रहा है उसको समझिए। इसको समझने के लिए अब यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। वह स्टेप ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के समूह को, जब कई सारे इकोसिस्टम एक साथ मिल जाते हैं,
उस समूह को क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। समझिएगा, जैसे कई राज्यों को मिलाकर, भारत के कई राज्यों को मिलाकर हमने एक देश का निर्माण किया है, एक कंट्री है। इसी तरह कई देशों को मिलाकर एक महाद्वीप बनता है, कई महाद्वीपों को बनाकर एक विश्व बना है। उसी तरह कई सारे इकोसिस्टम को मिला दीजिएगा तो उसके समूह को बायोम कहते हैं। अब यहाँ समझिएगा कि अगर इकोसिस्टम एक्वेटिक भी हो सकता है, इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय भी हो सकता है, तो ऐसा आपने किस आधार पर कहा? ऐसा आपने कहा हैबिटेट के आधार पर। उसी प्रकार इकोसिस्टम के समूह को अगर बायोम कहते हैं तो आवास के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर जो इको बायोम होता है उसे भी हम क्या कर सकते हैं? दो बायोम में बांट सकते हैं। एक स्थलीय बायोम, टेरेस्ट्रियल बायोम, और दूसरा समुद्री बायोम या सागरीय बायोम, मरीन बायोम। अब ध्यान दीजिए, किसी भी इकोसिस्टम का फॉर्मेशन, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास उत्पादक के द्वारा होता है। यानी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उत्पादक होता है, क्योंकि उत्पादक ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य घटकों को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, भोजन की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर इकोसिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उत्पादक होता है तो बायोम रूपी इकोसिस्टम की पहचान अगर हमको करनी हो तो हम किसको आधार बनाएंगे? किसी भी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं के आधार पर बायोम की, स्थलीय बायोम की पहचान की जाती है। क्योंकि समुद्री बायोम में जो पादप समुदाय मिलता है वो एक ही प्रकार का होता है, वो पादप प्लवक होता है, शैवाल होता है। लेकिन स्थल पर जो बायोम मिलते हैं उनमें यानी वनस्पति मिलते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि ये कैसे होगा, तो अब यहाँ वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ मिल जाए फॉरेस्ट बायोम, वन बायोम, तो वृक्षों के समूह को, जहाँ कई सारे वृक्ष एक साथ समूह में मिलते हैं तो लोग, आम आदमी भी कहता है जंगल है, फॉरेस्ट है। तो ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या कहेंगे कि फॉरेस्ट किसे कहते हैं? वृक्षों के समूह को वन कहते हैं जिसका भौगोलिक विस्तार अधिक क्षेत्र में होता है। और ऐसे फॉरेस्ट के आगे आप बायोम लगा दिए तो इसका मतलब आप उस फॉरेस्ट को एक इकोसिस्टम के रूप में देख रहे हैं। उसी फॉरेस्ट में कई सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम हो सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, अगर कहा जाए सवाना बायोम, सवाना बायोम, तो सवाना वर्ड का मतलब होता है वृक्ष और घास, जहां वृक्ष और घास दोनों साथ में मिले उसे सवाना कहते हैं। इसके बाद अगर कहा जाए तो स्टेपी बायोम, वृक्ष रहित घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। जब आप आगे बढ़िएगा, इन्वायरमेंट का अध्ययन कीजिएगा, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो यह जानेंगे कि कहाँ सवाना मिलेगा, कहाँ फॉरेस्ट मिलेगा, कहाँ स्टेपी मिलेगा। लेकिन यहाँ कोई आपसे कहे कि स्टेपी का मतलब तो घास बायोम या वृक्ष रहित घास के मैदान को कहते हैं। स्टेपी कॉमन वर्ड इसलिए हो गया क्योंकि यूरोप में वृक्ष रहित घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेरीज कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में इसे पंपास कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में इस वृक्ष रहित घास के मैदान को फेल्ट कहते हैं। हालांकि लिखते हैं VELDT हैं लेकिन प्रोनाउंस करते हैं फेल्ट। और हंगरी के मैदान में इसे पुस्ताज कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहते हैं। तो तथ्यों में अभी नहीं जाना है। कई बार क्या होगा कि लोग ये सोचते हैं कि जितनी अधिक कोई व्यक्ति तथ्यात्मक जानकारी दे रहा है उतनी अच्छी ये तैयारी करा रहा है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि तथ्यों को तैयार करना एकदम आसान हो जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। और तथ्यों की तथ्यात्मक जानकारी देना सबसे आसान कार्य है। तथ्यात्मक जानकारी देना आसान काम है, लेकिन तथ्यों को याद रखना उतना ही कठिन होता है। कंसेप्ट को डेवलप करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, उसके लिए पेशेंस रखना होता है।
लेकिन अगर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है तो तथ्यों को याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, याद रखना आसान हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे स्टेपी बायोम के बाद, तो स्टेपी बायोम के बाद अगर देखा जाए तो मरुस्थलीय बायोम, जहाँ कटीले वनस्पति हो। तो अगर मौसम वैज्ञानिक से पूछेंगे मरुस्थल किसे कहते हैं, जलवायु वैज्ञानिक से, तो उसका जवाब होगा जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। एक आम आदमी से पूछिएगा मरुस्थल किसे कहते हैं, तो वो बोलेंगे जहाँ रेत के मैदान होते, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप इकोलॉजिस्ट से पूछिएगा मरुस्थलीय बायोम किसे कहते हैं, मरुस्थल किसे कहते हैं, बोलेंगे जहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति हो, जहाँ पर कांटेदार वनस्पति हो। तो यह एक अलग प्रकार का बायोम है। इसी प्रकार अगर स्थल पे जाएंगे तो टुंड्रा बायोम, जो हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं जहाँ बर्फ जमे होते हैं, वहाँ के इकोसिस्टम के समूह को टुंड्रा बायोम कहते हैं। और इसके बाद जो एक बायोम है वो है टैगा बायोम। तो अगर आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा जिसे शंकुधारी वृक्ष भी कहते हैं, तो कॉनिफरस फॉरेस्ट जहाँ समूह में मिलते हैं, शंकुधारी वृक्ष जहाँ समूह में मिलते हैं, उसके लिए टैगा वर्ड भी यूज किया जाता है। यानी साइबेरिया में शंकुधारी वन को टैगा बायोम भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। आप सोचिए, अगर कोई आपसे प्रश्न करे बायोम किसे कहते हैं, तो कहेंगे, एक जवाब क्या हुआ, इकोसिस्टम के समूह को बायोम कहते हैं। आवास के आधार पर इसे स्थलीय बायोम और सागरीय बायोम में वर्गीकृत किया गया है। चूंकि इकोसिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक प्राकृतिक वनस्पति होता है, इसलिए स्थलीय बायोम की पहचान पारिस्थितिकी प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं के आधार पर करते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु दशा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है। इसलिए जलवायु दशाओं के आधार पर हम बायोम की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र विशेष की जलवायु दशाओं में एक प्रकार का घनिष्ठ संबंध होता है। अगर आपने मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जलवायु प्रदेश की पहचान अक्षांशीय विस्तार के आधार पर करते हैं, और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। इसलिए जब दो अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं और अक्षांश रेखाओं के आधार पर जलवायु प्रदेश की पहचान करते हैं, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि जलवायु प्रदेश के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति की पहचान किए जाने के कारण बायोम को लोग जैविक कटिबंध भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह है बायोम। आप कहेंगे कि यह जो बायोम है, ये बायोम दिखने में कैसा होगा, यानी अगर आप इसको इमेजिन करना चाहें तो यह देखिए, समुद्री बायोम की बात करें, मरीन बायोम है। फ्रेश वाटर, ये इकोसिस्टम हो सकता है। फ्रेश वाटर बायोम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि फ्रेश वाटर जो होगा अगर स्थल पर है तो किसी के न किसी ये स्थलीय बायोम के अंतर्गत आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन समुद्र जो है, जलमंडल, वो एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसलिए बायोम का संबंध एक ऐसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र से है जहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, जहाँ की जलवायु संबंधित विशेषताओं में समरूपता होती है, जो आगे आप डिटेल में जानेंगे। तो ये ध्यान रखिए। अब यहाँ से समझिए, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र स्थलीय बायोम में टुंड्रा बायोम। अगर उसके बाद आइएगा, देखिए रेतीला मरुस्थल दिखता है, इसलिए लोग कह देता है रेतीला मैदान ही मरुस्थल होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर डेजर्ट में आपको वेजिटेशन दिखाई नहीं दे रहा है, कटीले वनस्पति होते हैं। यहाँ देखिए सवाना बायोम, जैसा अभी हमने आपको बताया, वृक्ष और घास, तो छोटे छोटे घास दिखाई देंगे, वृक्ष है, सवाना बायोम। स्टेपी बायोम, देखिए यहाँ कोई वृक्ष नहीं है, केवल वृक्ष रहित घास के मैदान है, ग्रासलैंड। उसी प्रकार अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, ये जितने भी फॉरेस्ट हैं, इनमें से जो ये बोरियल फॉरेस्ट है, इसी को लोग टैगा बायोम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ शंकुधारी वन के वृक्ष मिलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, ये सभी फॉरेस्ट बायोम के अंतर्गत आते हैं, जहाँ वृक्षों के समूह मिलेंगे। और इन वृक्षों के समूह में ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप देखिए बर्फ़ भी मिल रहा है, यानी कम तापमान वाला क्षेत्र है। तो ध्यान दीजिए, इस इमेज को देखकर आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम के समूह को अगर बायोम कहते हैं, तो बायोम को पहचानने के लिए हमें वहाँ के वेजिटेशन को अध्ययन का आधार बनाना होगा। पहली बात, यानी प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित विशेषताओं के आधार पर
हम स्थलीय बायोम की पहचान कर सकते हैं। दूसरी बात कि बायोम का संबंध एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र से होता है। एक बहुत बड़े क्षेत्र में बायोम मिलेगा, लेकिन अगर हमें बायोम का इकोलॉजिकल स्टडी करना है तो हमें बायोम के अंतर्गत जो इकोसिस्टम होंगे उनका अध्ययन करना होगा, क्योंकि हम बायोम की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। बायोम के इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए पहले इकोसिस्टम की पहचान करनी होगी। तो देखिए, अब ध्यान दीजिए, इसका क्यों जलवायु प्रदेश से संबंध जलवायु से होता है। तो अगर आपने मौसम विज्ञान का अध्ययन किया हो तो और उसके आधार पर कह सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है वैसे वैसे हम क्या है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं। यानी उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल से समशीतोष्ण, फिर सब आर्कटिक से आर्कटिक रीजन की ओर पहुंच गए। अगर आप मौसम विज्ञान का अध्ययन नहीं किए हों, जीव विज्ञान का अध्ययन किए हों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का अध्ययन किए होंगे, तो आप उसके आधार पर भी कह सकते हैं कि तापमान के कम होने के साथ प्रकाश संश्लेषण का दर कम होता जाता है। प्रकाश संश्लेषण का जब दर कम होता जाएगा तो वनस्पति की सघनता कम होती जाती है। जब वनस्पति की सघनता कम होती जाती है तो उसके प्रकार बदलते जाते हैं, और जब प्रकार बदलेगा तो बायोम चेंज होगा। साथ में इधर देखिए, अगर हम अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से, वेट रीजन से ड्राई रीजन की ओर जाएंगे तो भी जल के अभाव के साथ वनस्पति की सघनता में कमी आती है, और इस आधार पर ये सब अलग अलग बायोम में के रूप में नजर आएगा। देखिए, रेन फॉरेस्ट, सवाना, डेजर्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट डेजर्ट। तो यहाँ इस डायग्राम से आप क्या कह सकते हैं कि अगर हमें बायोम को समझना है तो बायोम को समझने के लिए सबसे पहले हमें किसकी समझ होनी चाहिए, जलवायु प्रदेश की। जलवायु प्रदेश के साथ हमें बायोम का अगर अध्ययन करना है तो फिर हमें किसकी समझ होनी चाहिए, प्राकृतिक वनस्पति की, नेचुरल वेजिटेशन की। और अगर हमें बायोम का अध्ययन करना है तो साथ में किसकी समझ होनी चाहिए, वहाँ की मिट्टी की, क्योंकि वनस्पति से ही तो मिट्टी से ही वनस्पति को जल एवं पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। यदि हमें बायोम का अध्ययन करना है तो हमें किसकी समझ होनी चाहिए, जीव विज्ञान की, क्योंकि वहाँ के जो जैविक समुदाय होंगे उनके बिना बायोम का अध्ययन कैसे कर पाएंगे। तो सोचिए, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, जलवायु प्रदेश। दूसरा चैप्टर कौन सा है, प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश। तीसरा चैप्टर कौन सा है, मृदा प्रदेश। चौथा चैप्टर कौन सा है, जैविक समुदाय। अब सोचिए कि क्यों यूपीएससी आपसे कह रही है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का अध्ययन करते समय आपको स्पेशलाइज स्टडी नहीं करना है, क्योंकि जलवायु प्रदेश का अध्ययन करने के लिए, जलवायु प्रदेश के लिए आपको जलवायु विज्ञान की समझ होनी चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति मृदा का अध्ययन करने के लिए आपको पर्यावरण भूगोल की समझ होनी चाहिए, और जैविक समुदाय का अध्ययन करने के लिए आपको जीव विज्ञान की समझ होनी चाहिए। खैर, ये तो मैंने आपको ये हिंट दिया कि बायोम एक टॉपिक है, चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम तुरंत उत्साहित होकर बायोम ही पढ़ना शुरू कर दिए और इस चैप्टर गायब है। तो इस चैप्टर को तैयार कीजिएगा तो इन सबको मिलाकर आप बायोम को रिवाइज कर पाएंगे। यानी इनका रिवीजन आप किस चैप्टर के द्वारा करेंगे, बायोम के द्वारा करेंगे। यह हमेशा ध्यान रखना है। अब आ जाइए कि अगला वर्ड है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, जैवमंडल। आप समझिए कि अभी तक के डिस्कशन से अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई कि इकोसिस्टम के समूह को क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। तो बायोम के समूह को क्या कहेंगे, तो बायोस्फीयर कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। इसका मतलब स्थलीय, समुद्री बायोम सभी को मिला दीजिएगा, तो सबको मिलाकर अगर आप एक साथ उसका नाम देना है तो उसे बायोस्फीयर कहेंगे। यानी बायोस्फीयर को अगर परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे कि यदि ये स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल है, ये तीनों कौन से घटक हो गए, तो सीधी सी बात है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। और इनके साथ आप किनको शामिल कर दिए,
जैविक समुदाय को, ये इसके जैविक घटक हो गए। अब स्थल मंडल से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल में जो जल वाष्प है वो संघनित होने के बाद वापस जलमंडल पे भी आता है। तो वायुमंडल से जो जल वाष्प है वो संघनित होकर वर्षा के रूप में वापस स्थल मंडल पर भी आता है। तो स्थल मंडल पर भी जो जल का स्रोत है वहाँ से जल वाष्पीकृत होकर कहाँ जाता है? वायुमंडल में जाता है। ये अलग बात है कि लगभग 84% जो है जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जो जाता है वो जलमंडल से जाता है, केवल 16% स्थल मंडल जाता है, लेकिन जाता तो है। स्थल मंडल से जो जल है वो सतही जल के रूप में बहकर कहाँ चला जाता है? जलमंडल में। जलमंडल से भी जल कहाँ आता है? स्थल मंडल में। तो ये कौन सी जल का यहाँ क्या हो रहा है? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच में चक्रीय प्रवाह हो रहा है। लेकिन यही नहीं है, इस स्थल मंडल से जैविक समुदाय को, जलमंडल से भी तो जैविक समुदाय को जल की प्राप्ति होती है, और इस जैविक समुदाय से भी तो इन दोनों को जल वापस मिलता है। और इसी प्रकार वायुमंडल में भी तो जल वाष्पीकृत होकर जाता है। कहेंगे कैसे? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अब समझिए, ये मैंने केवल उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया कि अगर कोई आपसे प्रश्न करता है कि जैवमंडल किसे कहोगे, आप जैवमंडल को कैसे परिभाषित करेंगे, तो कहेंगे जैवमंडल स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैविक समुदाय के अंतर संबंधों से निर्मित, इनके अंतर संबंधों से निर्मित एक वृहद और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। इकोलॉजिकल अप्रोच यही कहता है, जटिल एवं पारिस्थितिकी तंत्र है। अब सोचिए, यदि जैवमंडल स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैविक समुदाय से बना हुआ एक वृहद और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमें इकोसिस्टम का अध्ययन अगर करना है तो हम इकोसिस्टम के संगठन का अध्ययन करना चाहते हैं, उसकी संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं, उसके फंक्शन का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप जवाब देंगे कि तीनों का अध्ययन करना चाहते हैं। जबकि सही मायने में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी एक कार्य को ही महत्व दे सकता है, यानी कोई एक कार्य ही कर सकता है। अब तीनों में से आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने लास्ट डिस्कशन में बताया था प्रबंधन का मतलब होता है कि पहले लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। पहले लक्ष्य आपने क्या निर्धारित किया कि हमें इकोसिस्टम का अध्ययन करना है। तो इकोसिस्टम का अध्ययन करने के लिए आपके पास उपलब्ध विकल्पों में से, तो विकल्प कौन से हैं? तो विकल्प है कि हम इकोसिस्टम के संगठन, संरचना और फंक्शन, तीनों में से 3 विकल्प हैं, तीनों में से किसी एक का चयन करना है। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो कहेंगे सिस्टम का। अगर हम फंक्शन ही नहीं समझेंगे तो सिस्टम कहाँ से है? इसलिए संगठन और संरचना की जगह हमें इकोसिस्टम के फंक्शन को महत्व देना है। अब आप सोचिए, सिस्टम जितना बड़े आकार का होगा, सिस्टम का आकार जितना वृहद होगा, उसकी संरचना उतनी ही जटिल होगी। यानी अगर सिस्टम को देखा जाए और सिस्टम का आकार आप देख रहे हैं और वो सिस्टम का आकार बृहद होता जा रहा है, उसकी जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या एक जटिल इकोसिस्टम के फंक्शन को समझ पाना संभव होगा? तो कहेंगे नहीं संभव होगा। तो जब हम इकोसिस्टम के फंक्शन को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर अध्ययन करने का औचित्य क्या रह जाता है। इसलिए इकोलॉजिस्ट ने कहा कि चूंकि जैवमंडल एक वृहद और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है, इसलिए हमें इसकी क्रियाशीलता का अध्ययन करने के लिए इसकी सूक्ष्मतम इकाई की कल्पना करनी होगी। सूक्ष्मतम इकाई की कल्पना करनी होगी। और इसकी सूक्ष्मतम इकाई को कैसे माना गया? इसकी सूक्ष्मतम इकाई को कहा गया इकोसिस्टम। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तक के डिस्कशन को अब कंक्लूड कर लीजिए। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, यह जो 2 वर्ड दिया गया है, इसका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्वायरमेंट के संकल्पना को या पर्यावरण का अध्ययन क्यों करना चाहिए, कितने प्रकार से करना चाहिए, इन्वायरमेंट क्या है, ये तो फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया। उसके बाद जो इकोलॉजी आया तो आज का डिस्कशन स्टार्ट हुआ
कि इन्वायरमेंट का हमें इकोलॉजिकल अप्रोच से अध्ययन करना चाहिए। तो पहले सबसे पहले प्रश्न यही तो उठा कि इकोलॉजिकल अप्रोच है क्या। तो अध्ययन करने का एक ऐसा तरीका जिसके अंतर्गत हम इन्वायरमेंट का इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं। तो इकोलॉजिकल स्टडी का जहाँ इकोलॉजी वर्ड आएगा तो वहाँ पर घटकों के अंतर संबंधों पर आधारित अध्ययन को इकोलॉजी कहेंगे। तो चूँकि इन्वायरमेंट का हमें इकोलॉजिकल स्टडी करना है, इसलिए हम जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित पर्यावरण का इकोलॉजिकल स्टडी करने के लिए पहले हम जैविक और अजैविक घटकों की पहचान करेंगे। और इसी क्रम में आपने समझा कि जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को इकोसिस्टम तो कहते हैं, लेकिन सभी प्रकार के इस प्रकार की इकाई को इकोसिस्टम नहीं कहते हैं, बल्कि जैविक समुदाय जब अजैविक वातावरण से अंतर संबंधित होकर अंतःक्रिया करता है तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम को भी हम हैबिटेट के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं और इकोसिस्टम के समूह को बायोम कहते हैं, बायोम के समूह को बायोस्फीयर कहते हैं। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमें बायोस्फीयर जैवमंडल रूपी एक सिस्टम को समझना है, लेकिन जैवमंडल रूपी सिस्टम का अध्ययन कर पाना, उसकी क्रियाशीलता को समझ पाना एक जटिल कार्य है। इसके लिए इसका वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए इसके सूक्ष्मतम इकाई को इकोसिस्टम में माना गया। तो ये क्या है, यह अध्ययन करने की पहली इकाई है। तो आपको अब यहाँ से रास्ता मिलेगा कि अगर आपको इकोसिस्टम का अध्ययन करना है तो इकोसिस्टम का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। इकोसिस्टम का अध्ययन करने के लिए पहले आपको इकोसिस्टम के घटकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और साथ में जैविक समुदाय की जानकारी होनी चाहिए। तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल की जानकारी आपके पास हो, इसके लिए आपको भूगोल की समझ होनी चाहिए। जैविक समुदाय की जानकारी हो, इसके लिए आपको जीव विज्ञान की मौलिक समझ होनी चाहिए। आपको अगर दोनों की मौलिक समझ है नहीं है तो आपको इसके बेसिक को क्लियर करते हुए चलना होगा, उससे साथ में लेकर चलना होगा। उसके बाद अगर इनकी मौलिक समझ है तो इसके अंदर चले जाइएगा, वायुमंडल के अंदर, स्थल मंडल के अंदर, जल मंडल के अध्ययन, तो इनका वैज्ञानिक अध्ययन हो गया। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, इसके अंदर चले गए तो जीव विज्ञान। और इसके अंदर जाने के बजाय इनके अंतर संबंधों को समझकर इनकी अंतःक्रिया को समझने की कोशिश किया तो इकोलॉजिकल अप्रोच हो गया, इकोसिस्टम को समझ रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक होगा आपको पढ़ना चाहिए वह कौन सा है, इकोसिस्टम की संगठन, संरचना और क्रियाशीलता को पहले समझ लेना चाहिए। ये फर्स्ट बेसिक ऑफ आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। फिर उसके बाद आप जब इकोसिस्टम के बेसिक को समझ जाइए तब उसके बाद आप एक एक करके यह जानने का कोशिश कीजिए कि इकोसिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो इकोसिस्टम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक पादप समुदाय है, यानी प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, यानी बेसिक के बाद सेकंड नंबर पे हमने क्या रखा था, पर्यावरण भूगोल। तो जब आप भूगोल की सहायता से पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं तो पहले घटकों का अध्ययन कीजिए। तो वेजिटेशन पहला हो गया टॉपिक। प्राकृतिक वनस्पति को जल एवं पोषक तत्वों की प्राप्ति किससे होती है, मृदा से। तो उसके बाद आपको किसका अध्ययन करना चाहिए, सॉइल का। और प्राकृतिक वनस्पति और मृदा का अध्ययन करने के साथ मतलब ये मानकर चल रहे हैं कि पहले आप भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान की बेसिक समझ रखते हैं, तब आता है पर्यावरण भूगोल। पहले भूगोल, फिर भूगोल की सहायता से इन्वायरमेंट। लेकिन भूगोल की सहायता से इन्वायरमेंट को समझने के लिए पहले इस चैप्टर को समझ लेना आवश्यक है। अब उसके बाद अगर आप देखें तो कहेंगे इसके बाद आपको देखना होगा मृदा के साथ जैविक समुदाय, जैविक समुदाय का अध्ययन करना होगा। जब ये तीनों का अध्ययन कर लेंगे तो आपने क्या किया, इकोसिस्टम के घटकों का अध्ययन कर लिया। इनकी सहायता से मतलब जलवायु प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश, मृदा प्रदेश, इन सब को मिलाकर फिर आप रिवाइज कहाँ करेंगे, बायोम। फिर विषय अध्ययन का टॉपिक क्या होगा, बायोम। बायोम के अलग अलग प्रकार हैं, तो जो बायोम का अध्ययन करेंगे तो बायोम की भी अपनी विशेषता होगी। तो जो सिलेबस में दिया गया है वो दिया गया है बायोम
की जगह बायोडाइवर्सिटी। तो आपको बायोम का अध्ययन करते समय बायोम की बायोडाइवर्सिटी को समझने की आवश्यकता अधिक होगी। सामान्य से अगर आप विशिष्ट पे जाएंगे, फोकस किस पे करेंगे, बायोम की जैव विविधता पर। जब ये समझ लेंगे तब उसके बाद वापस ये प्रश्न उठेगा कि ठीक है, बायोम की अपनी जैव विविधता होती है, मानव बायोम का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आखिरकार मानव इस वातावरण के साथ कैसे अनुकूलन करता है, ये बायोम से के अंतर्गत सोचना है। यह एक नेचुरल इन्वायरमेंट है। फिर आगे कैसे टॉपिक होगा कि नेचुरल इन्वायरमेंट अब इसी बायोम में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार से संशोधन या रूपांतरण करता है, और रूपांतरण करने के क्रम में जहां वो एक तरफ आर्थिक और सामाजिक विकास के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वहीं जब बायोम में रूपांतरण होता है तो किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन पर्यावरणीय समस्याओं से मानव कैसे प्रभावित हो रहा है, कैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और फाइनली फिर आप कहेंगे कि अगर मानव के द्वारा इस बायोम में रूपांतरण किए जाने के कारण अगर आज प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक प्रकोप की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, जो आपदा का कारण होता जा रहा है, तो आखिरकार हम किस प्रकार से इन्वायरमेंट यानी प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक वातावरण तीनों में एक प्रकार का संतुलन बनाते हुए हम अपने बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करें, संसाधनों का प्रबंधन करें, और संसाधनों का प्रबंधन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करें। तो फर्स्ट, अगर आप वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसे देखते हुए यहाँ आइएगा कि फर्स्ट में हमने कहा था कि पहले आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का बेसिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद भूगोल की सहायता से आपको इन्वायरमेंट समझना, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, ये हो गया इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। उसके बाद जब आप बायोम का अध्ययन करने लगेंगे, विज्ञान की सहायता से इन्वायरमेंट समझना है, बायोम का स्टडी, तो वहाँ पर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों आ गया, ज्योग्राफी और साइंस। और जब आप इन्वायरमेंट साइंस की सहायता से इन्वायरमेंट समझ लेंगे तब आपके सामने ये मुद्दा है, इश्यूज है कि आज मानव इन्वायरमेंट से कैसे प्रभावित हो रहा है और ख़ुद वह इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित कर रहा है। और उन मुद्दों में अगर जो हमें विचार क्या करना है, केवल पर्यावरण के महत्व को ही नहीं बल्कि जो समस्याएं उत्पन्न हो रही उन पर विचार करते हुए हमें अंततः सतत विकास के लक्ष्य के बारे में सोचना है, कैसे प्राप्त करेंगे। अब यहाँ से दो रास्ता बन रहा है, एक इकोसिस्टम, जो डिस्कशन का नेक्स्ट टॉपिक या आपके अध्ययन का नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है कि पहले इन्वायरमेंट के घटकों का अध्ययन करते से पहले इकोलॉजी को समझने के लिए इकोसिस्टम तो समझ लें। तो डिस्कशन का टॉपिक है इकोसिस्टम का संगठन, संरचना और कार्य क्रियाशीलता। इसको समझे बिना आगे मत बढ़िएगा, इसको समझ लीजिए। तब दूसरा डिस्कशन का पार्ट है कि पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, सरकारों के द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक आपको करंट अफेयर्स, जो लोग जिसको ज़्यादा महत्व देते हैं उन पर अगर हम बात करें तो एक वीडियो आपको मैं बनाकर एक बेसिक आइडिया दूंगा कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के यानी पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए या इकोलॉजी के संरक्षण या प्रबंधन के लिए जो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके समाधान के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, उसका खाका, उसको आप कैसे तैयार करेंगे। तो एक ये भी सामान्यतः स्टूडेंट के क्वेश्चंस होते हैं कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित जो सम्मेलन होते हैं, जो समिट होते हैं, जो समझौता किया गया कन्वेंशन है, जो संगठन है, इनको कैसे तैयार करें। तो उनको कैसे तैयार करें एक वीडियो के द्वारा आपको पहले समझा दूंगा, फिर मतलब उसका एक अप्रोच और स्ट्रैटेजी बनवा दूंगा। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट से इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को एक क्रम में तैयार करते हुए चलेंगे। यानी अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है इस बायोस्फीयर को समझना। बायोस्फीयर का मतलब स्थल मंडल, बायोस्फीयर में वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। और यह नहीं भूलना चाहिए कि इस बायोस्फीयर में मानव समुदाय भी निवास करता है। और यह नहीं भूलना चाहिए कि ये मानव समुदाय इस बायोस्फीयर में
परिवर्तन करके जहाँ डेवलपमेंट किया है वहीं इस बायोस्फीयर में कई प्रकार की समस्याओं को भी जन्म दिया है। यही अल्टीमेट गोल है। इन्हीं सामान्य मुद्दों पर आपको विचार करना है। तो कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के स्ट्रैटेजी और अप्रोच को लेकर जो एक आप कह सकते हैं संक्षेप में, शॉर्ट में आपको मैं जो जानकारी दे सकता था, एक तरीका बता सकता था कि आप किस प्रकार इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के को लेकर आप अपनी एक स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं और कौन से अप्रोच से आप तैयारी कर सकते हैं। अब अगर आप इस 2 वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से सुनने के बाद कम से कम 7वीं कक्षा की NCERT आवर इन्वायरमेंट जो है उसको ही पढ़ लेते हैं, हमारा पर्यावरण, तो यह कह सकते हैं कि आपने इस 2 वीडियो को सुना और समझा ही नहीं, बल्कि उसके बाद NCERT में जो लिखी गई बातें हैं उसको अपनी समझ के आधार पर एनालाइज करने की कोशिश किया। तो जो आपका अप्रोच होगा, स्ट्रैटेजी होगा, वो आपका अपना होगा। उसको लेकर आपको अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस या भरोसा होगा, जिसके आधार पर आप बिना किसी उलझन के टॉपिक को तैयार करते हुए यहाँ तक कि करंट अफेयर्स जिसको कहा जाता है कि समसामयिक घटनाएं, घटनाक्रम, पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं उनको कैसे तैयार करें, उनको भी तैयार करने में समस्या नहीं होगी। हाँ, उसको तैयार करने में जो एक बेसिक अप्रोच और होना चाहिए कि संगठन, सम्मेलन, इनको लेकर एक आपको अप्रोच बनाना आपके पास होना चाहिए। इस वीडियो का भी इंतज़ार कीजिएगा। अगर वो वीडियो आएगा तो उसे भी ध्यान से सुनिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।